नमस्कार, संगम स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राज। इराक में खून खराबे के लिए जिम्मेदार आईएस के चीफ अबू बकर अल बगदादी का पहला वीडियो दुनिया के सामने आया है। शुक्रवार को ये वीडियो शूट हुआ है। इस वीडियो में बगदादी मोसूल की एक मस्जिद में लोगों को संबोधित करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें वो कह रहा है कि मैं खुदा का हुक्म मानता हूं और आप सब भी मेरी बात मानिए। इस वीडियो में बगदादी जिहाद को लेकर लोगों को भड़का भी रहा है और शरिया कानून को लागू करने की बात भी कर रहा है। और इराक में इस पूरे कत्लेआम के पीछे आईएस का हाथ है। आज की तारीख में दुनिया का सबसे खूंखार आतंकी संगठन बन चुका है आईएस और आईएस की कमान है अबू बकर अल बगदादी के हाथों में। आखिर आतंक का नया आका बनकर उभरने वाला बगदादी कौन है, इस रिपोर्ट में देखिए। आखिर कौन है वो शख्स, कौन है वो बला जिसने एक मुल्क के तौर पर इराक के वजूद पर ही खतरा पैदा कर दिया है, जिसके खौफ से इराकी फौज घुटने टेकने पर मजबूर हो गई है, जिसके बूटों की आवाज से इराकियों की रूह कांप उठी है और जिसके आने की आहट से फौजी अपने सीने से वर्दी उतारकर भागने लगे हैं। तो जनाब, आइए इस शख्स से हम आपका भी तारुफ करा देते हैं। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि ये है दुनिया के सबसे अमीर आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ द इराक एंड सीरिया यानी आईएस का सरगना अबू बकर अल बगदादी। दूसरे लफ्जों में कहें तो ये वो शख्स है जो अब इराक के साथ साथ तमाम उत्तर अफ्रीकी देशों के लिए खौफ और दहशत का सबसे बड़ा नाम बन चुका है। दरअसल बगदादी के हाथ में संगठन की कमान आने के बाद इस संगठन के आतंकी एकजुट होकर बड़ी बड़ी आतंकी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और उन्हें रोकने की ताकत फिलहाल सीरिया और इराक की सरहदों में किसी के अंदर नजर नहीं आती। अबू मुसाब अल जरकावी की मौत के बाद इस संगठन का प्रमुख बगदादी बना। फिलहाल बगदादी के बारे में दुनिया बेहद कम जानती है क्योंकि वो न तो फोटो खिंचवाता है और न ही वीडियो संदेश जारी करता है। माना जाता है कि बगदादी का जन्म 1971 में उत्तरी बगदाद के समारा में हुआ था। बगदादी का असली नाम अव्वाद इब्राहिम अली अल बदरी है। इसकी पहचान संगठन में बैटलफील्ड कमांडर और टेक्नीशियन के तौर पर होती है। जानकारों के मुताबिक युवा जिहादी इस संगठन से जुड़ने के लिए बगदादी से खासे प्रभावित हैं। कहा जाता है कि बगदादी इस्लामी स्टडीज में पीएचडी है। इतना ही नहीं, बगदादी 4 साल दक्षिणी इराक के बुक्का में अमेरिकी प्रिजन कैंप में भी रहा है। इस दौरान उसने कई आतंकी संगठनों से संपर्क बढ़ाया और आतंकियों को एकजुट किया। बगदादी आज जिस आतंकी संगठन आईएस की कमान संभाल रहा है, उसका मुख्य उद्देश्य इराक और सीरिया के सुन्नी इलाकों को इस्लामिक राज्य बनाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आईएस के चीफ अल बगदादी ने खुद को खलीफा घोषित कर दिया और उसके तुरंत बाद उसने दुनिया के कई देशों के खिलाफ जहर भी उगलना शुरू कर दिया। बगदादी ने एक ऑडियो टेप जारी किया है जिसमें उसने भारत समेत कई देशों के खिलाफ जहर उगला। देखिए किस तरह भड़काने का काम करता है बगदादी। इस्लामिक राष्ट्र की घोषणा करने के बाद अबू बकर अल बगदादी ने खुद को मुसलमानों का खलीफा घोषित कर लिया है। खलीफा की पदवी लेने के बाद ही बगदादी ने दुनिया भर के मुसलमानों के नाम एक संदेश जारी किया है। आईएस की साइट पर जारी किए गए संदेश में बगदादी मुसलमानों को भड़काने वाली बातें कह रहा है। इस्लामिक राज्य में आपके कई भाई मारे गए, उन पर हमले हुए, उन्हें टॉर्चर किया गया, महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, मस्जिदों और मकानों को तोड़ा गया। चीन, भारत, सोमालिया, सीरिया, मिस्र, इराक, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान, फिलीपींस, ईरान, पाकिस्तान, ट्यूनीशिया, लीबिया, अल्जीरिया, मोरक्को, पूर्व और पश्चिम सब जगह हो रहा है। इस ऑडियो संदेश में बगदादी भारत के कश्मीर को निशाना बनाते हुए तमाम बातें कह रहा है, जबकि धर्मनिरपेक्षता और शांति जैसी बातों को बकवास करार दे रहा है। मुस्लिम देशों में हमला करके कुछ लीडर्स मुसलमानों को कमजोर करना चाहते हैं। वो मुस्लिम नेताओं का कत्ल करते हैं। लोकतंत्र, संस्कृति, शांति, स्वतंत्रता, सेक्युलरिज्म और दूसरे फर्जी स्लोगन के नाम पर अपने जासूस रखते हैं। जब हम इन स्लोगन को मानने से इनकार कर देते हैं तो आतंकी कहलाते हैं। जब हम अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं तो आतंकी कहलाते हैं। आतंकवाद तब कहाँ होता है जब मुसलमानों को मारा जाता है, उनके घरों को जला दिया जाता है, फिलीपींस और कश्मीर में जुल्म होता है। आतंकवाद तब कहाँ होता है जब फ्रांस, ट्यूनीशिया और दूसरे देशों में हिजाब पर पाबंदी लगा दी जाती है। इस संदेश के दौरान सिर्फ बगदादी की आवाज ही सुनाई देती है। उसका कोई फोटो संदेश में नहीं डाला गया है।
लेकिन फिर भी विशेषज्ञों का कहना है कि ये बगदादी की ही आवाज है, जिसमें वो पढ़े लिखे मुसलमानों को भी जिहाद में शामिल होने की अपील कर रहा है। हम मुस्लिम धर्मगुरुओं, स्कॉलर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सैनिक और प्रशासनिक एक्सपर्ट से अपील करते हैं, आइए, मुसलमानों को आपकी बहुत जरूरत है। बगदादी जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, उससे साफ है कि वो भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश के मुस्लिम युवाओं को जिहाद की लड़ाई में शामिल करके यहाँ की शांति भंग करना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अबू बकर अल बगदादी इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड द लेवांट नाम के संगठन का मुखिया। इस संगठन का पुराना नाम इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड अल शाम है, इसलिए इसे ISIS या ISIL भी कहते हैं। आइए देखते हैं क्या है ये आतंकी संगठन जो दुनिया में आतंक के पर्याय के तौर पर उभर कर सामने आया है। इराक को वक्त वक्त पर दहलाने वाले और अब यहाँ के अलग अलग शहरों पर कब्जा करने में जुटे आतंकी संगठन ISIL का पूरा नाम है द इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड द लेवांट। इस संगठन का गठन इराक में अप्रैल 2013 में हुआ और ये काम इसने खूंखार आतंकी संगठन अल कायदा की मदद से पूरा किया, इसलिए ISIL को अल कायदा का सहयोगी संगठन भी कहा जाता है। दुनिया के तमाम आतंकी संगठनों की तरह ISIL भी हिंसा को जायज ठहराते हुए उसे जिहाद मानता है। इस वक्त द इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड द लेवांट का कमांडर आतंकी अबू बकर अल बगदादी है। अबू बकर ने आतंक की दुनिया में साल 2003 में कदम रखा। यही वो वक्त था जब अमेरिका ने इराक में सैन्य कार्रवाई की शुरुआत की थी और फिर साल 2010 में अबू बकर ने अल कायदा से हाथ मिला लिया था। साल 2011 में इराक से अमेरिकी सेनाओं की वापसी क्या हुई, आतंकियों को पांव पसारने का मौका मिल गया और उसी दौर का फायदा उठाकर अबू बकर आतंकी संगठन ISIL का मुखिया बन गया। इस वक्त ये संगठन न सिर्फ इराक में बल्कि सीरिया में भी सक्रिय है और सीरियाई विद्रोहियों की तरफ से जंग लड़ रहा है। अभी इस बात का पता नहीं है कि ISIL कितना बड़ा संगठन है, लेकिन माना जाता है कि इस संगठन के लड़ाकों की संख्या 3 से 5 हजार के बीच है, जिनमें कई दूसरे देशों से आए आतंकी भी शामिल हैं। और एक साल के भीतर जिस तरह से यह आतंकी संगठन मजबूत हुआ है, उससे इसके नेटवर्क का अंदाजा लगाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और जिस संगठन ने इराक की नाक में दम कर रखा है, अमेरिका और रूस जैसे देश जिसके सफाई के लिए एक हो चुके हैं, ऐसे आतंकी संगठन को आखिर हथियारों के लिए पैसे कहां से मिलते हैं, ये जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। इराक के दूसरे सबसे बड़े शहर मोसुल पर कब्जा करने के बाद ISIS ने वहां के सेंट्रल बैंक से $429 मिलियन यानी करीब 2574 करोड़ रुपए लूट लिए थे और इस तरह से ISIS मौजूदा वक्त में दुनिया का सबसे अमीर आतंकवादी संगठन बन गया है। इतने पैसे से ISIS एक साल तक अपने 6000 आतंकवादियों को हर महीने 3,60,000 रुपए सैलरी दे सकता है। पर सवाल है, क्या आखिर पिछले एक साल में ISIS के पास इतने पैसे कहां से आए? अमेरिका की काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन की रिपोर्ट के मुताबिक ISIS को खाड़ी देशों से जैसे जॉर्डन, सीरिया और सऊदी अरब में अपने समर्थकों से खूब चंदा मिलता है। रिपोर्ट के मुताबिक ISIS इराक और सीरिया में अपने प्रभाव वाले इलाकों में व्यापारियों से अवैध वसूली के जरिए हर महीने $80 लाख यानी करीब 4800 करोड़ रुपए जमा कर लेता है। ISIS उत्तरी सीरिया के इलाकों में तेल के कुओं पर कब्जा जमाए बैठा है, जहां वो कच्चा तेल बेचकर पैसे इकट्ठा कर रहा है। ISIS के आतंकवादी आम लोगों को किडनैप करके उनसे फिरौती भी वसूलते हैं। अमेरिका के काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस ने दुनिया के कुछ और बड़े आतंकवादी संगठनों की दौलत के सालाना बजट से जुड़े आंकड़े भी तैयार किए हैं, जिनके मुताबिक जिस वक्त अफगानिस्तान में तालिबान का राज था, तब तालिबान का सालाना बजट करीब $400 मिलियन यानी 2400 करोड़ रुपए हुआ करता था। लेबनान में सक्रिय आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह का सालाना खर्च भी करीब $500 मिलियन पर आंका गया है। सोमालिया में अलकायदा से जुड़ा आतंकवादी संगठन अल शबाब भी हर साल करीब $100 मिलियन यानी 600 करोड़ रुपए खर्च कर देता है।
आपको बता दें कि अमेरिका में 2001 में हुए 9/11 हमले से पहले तक अल-कायदा का सालाना बजट करीब $30 मिलियन यानी 180 करोड़ रुपए था। जानकार मानते हैं कि आतंकी संगठन ISIS भी दूसरे आतंकवादी संगठनों की तरह ही हर वो काम करके पैसा कमाता है जो गैर कानूनी है। ISIS अपने आतंकवादियों को हर महीने $200 यानी करीब 12,000 रुपए की तनख्वाह देता है। इसके अलावा ISIS अपने पैसे का इस्तेमाल हथियार खरीदने और आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने के लिए करता है, जैसा कि वो इन दिनों इराक में कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इराक हिंसा में फंसे भारतीयों को वापस लाने की भारत सरकार की कोशिश रंग लाने लगी है। विदेश मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक इराक के नजफ इलाके से करीब 200 भारतीय आज स्वदेश लौटेंगे। इसके अलावा अगले कुछ घंटों में करीब 400 भारतीय वापस आएंगे। एक अनुमान के मुताबिक सोमवार तक करीब 1200 भारतीय वापस लौटेंगे, जबकि आने वाले दिनों में करीब 2200 लोगों को वापस लाया जाएगा। और वहीं इराक के तिक्रित में फंसे यूपी के 9 लोग लखनऊ पहुंच गए हैं। ये सभी लोग कल ही एयर इंडिया की फ्लाइट से भारत वापस आए हैं। ये लोग इराक की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रहे थे और पिछले 3 महीने से इराक में फंसे हुए थे। इनमें से 2 गोरखपुर के रहने वाले हैं, जबकि 3 महाराजगंज और एक बस्ती, देवरिया और कुशीनगर और संत कबीर नगर का रहने वाला है। तो ये सभी लोग इराक में कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते थे और कल ही ये भारत वापस लौट कर आए हैं। 9 लोग लखनऊ पहुंच गए हैं। 3 महीने से ये सभी लोग तिक्रित में फंसे हुए थे और कल ही एयर इंडिया की फ्लाइट से ये भारत पहुंचे हैं। और इनमें से 2 गोरखपुर के हैं, 3 महाराजगंज और एक बस्ती, देवरिया, कुशीनगर और संत कबीर नगर के रहने वाले हैं। तो इराक के तिक्रित से ये लोग लौट कर आए हैं और यूपी के 9 लोग लखनऊ इस वक्त पहुंचे हैं। ये सभी लोग कल ही एयर इंडिया की फ्लाइट से भारत पहुंचे। ये सभी लोग इराक की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते थे। जी मीडिया संवाददाता विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, कुछ नर्सें भी लखनऊ थोड़ी देर में पहुंच जाएंगी, लेकिन उससे पहले खबर यह है कि एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में 9 लोग काम करते थे, वो भी लखनऊ के हैं, वो लखनऊ पहुंचे हैं। इसको लेकर क्या जानकारी है? जी हाँ, ये 9 लोग हैं और यही इन्हीं को आना था। ये सभी लोग पूर्वांचल से हैं। दरअसल ये लोग उसी फ्लाइट से लाए गए हैं इराक से भारत, जिस फ्लाइट से 46 नर्सेज आई थी। इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हुआ परिवहन निगम के अधिकारियों को भी, लेकिन बहरहाल ये लोग पहुंच गए हैं लखनऊ और थोड़ी देर बाद इनको इनके गंतव्य पर रवाना कर दिया जाएगा। विशेष दर्जा मिला है इनको, यानी इनके खाने पीने के, रहने के और टिकट का इंतजाम भी राज्य सरकार खुद कर रही है। और ये लोग 3 महीने से वहां तिक्रित में फंसे हुए थे यूनिवर्सिटी में। और जो बात मेरी इनसे हुई है, उन्होंने बताया कि ठीक बगल में ही उनके गोलाबारी चल रही थी, लड़ाई चल रही थी, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा दहशत में थे ये लोग कि कहीं इनके साथ भी कोई हादसा ना हो जाए। भारत की एम्बेसी से जो इराक में है वहां उन्होंने संपर्क किया और फिर उनको निकाल के कल भारत सुरक्षित लाया गया है। बहुत ज्यादा खुश हैं ये लोग, क्योंकि ये जिसको कहते हैं कि मौत के मुंह से निकल के ये लोग आए हैं और इनके परिवार वाले भी बेहद खुश हैं। भारत सरकार का इन्होंने शुक्रिया अदा किया है। तो जो कंफ्यूजन था वो इस वजह से था कि उसी फ्लाइट से चूंकि ये लोग आए हैं, इसलिए परिवहन निगम के अधिकारियों को भी ये कंफ्यूजन हुआ कि संभवतः वो नर्सेज ही हैं जिनको आना है। लेकिन ये 9 लोग हैं। जो नर्सेज के साथ कुछ और भारतीय भी इराक से उसी फ्लाइट से एयर इंडिया के लाए गए थे, उसमें ये 9 लोग भी हैं जो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के रहने वाले हैं। जी शुक्रिया विवेक तिवारी तमाम जानकारियों के लिए। और इस खतरनाक संगठन की चंगुल में इराक में काम करने वाली 46 भारतीय नर्सें भी थी। इनके चंगुल से छुड़ाई गई सभी 46 नर्सें जब कोची पहुंची तो कोची एयरपोर्ट पर पहुंचने पर इन नर्सों को लेने के लिए खुद केरल के सीएम ओमान चांडी वहां पर मौजूद थे। इराक से वापस आने पर नर्सों के परिजनों ने राहत की सांस ली है। कोची एयरपोर्ट पर एक एक कर निकल रही ये वो नर्सें हैं जो बीते 15 दिन से एक ऐसे माहौल में बंधक बनी हुई थी जहां जिंदगी की उम्मीद टूट चुकी थी। लेकिन आखिरकार इन नर्सों की किस्मत और सरकार की कोशिशें रंग लाई और इन सभी नर्सों की घर वापसी हो गई है। We are safe. Thank God. We are thankful to this Iraq government. So much thanks. We are so afraid. Now we are feeling happy. We are thankful to God. दरअसल इराक में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए सरकार लगातार कोशिशें कर रही है।
इसी कड़ी में इन नर्सों को भी रेस्क्यू कराया गया है। ISIS के आतंकियों ने इन्हें इराक के टिकरित में बंधक बनाया था, जिसके बाद इन्हें मोसुल ले जाया गया। नर्सों की रिहाई किन शर्तों पर हुई है, इस सवाल पर विदेश मंत्रालय चुप है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक आतंकियों ने इन्हें बिना किसी फिरौती के छोड़ा है। नर्सों को लाने के लिए एयर इंडिया का विशेष विमान भेजा गया था, जिसमें 46 नर्सों के अलावा 137 अन्य भारतीयों को भी लाया गया है। सरकार अपना काम कर रही थी, विदेश मंत्रालय अपना काम कर रहा था और हमारी मंत्री सुषमा स्वराज जी अपना काम कर रही थी। सरकार को अपना काम करने दीजिए और मैं यकीन दिलाता हूं सरकार जो भी कर रही है अच्छे तरीके से कर रही है। नर्सों की वापसी पर केरल के सीएम ओमान चांडी ने भी खुशी जाहिर की है। Very much relief. Not only me, the whole people of Kerala joined effort. We worked together and we got the result. 100% result. इराक में चल रहे गृह युद्ध के बीच हजारों कामगार भारतीय फंसे हुए हैं, जिन्हें वापस लाने की कवायद में केंद्र सरकार लगी हुई है और इसमें उसे सफलता भी मिल रही है। नर्सों की रिहाई के बाद उम्मीद की जा सकती है कि जल्द ही वो लोग भी वतन वापसी कर पाएंगे जो अभी भी आतंकियों के चंगुल में फंसे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हरियाणा में सिखों के लिए आज अलग SGPC का ऐलान हो सकता है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज कैथल में सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी का ऐलान कर सकते हैं। हालांकि इस पर तलवारें खिंच गई हैं। पंजाब ने चेतावनी दी है और कहा है कि सिखों को बांटने की साजिश कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको बता दें कि हरियाणा में सिखों के लिए आज अलग SGPC का ऐलान हो सकता है और मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज कैथल पहुंच रहे हैं, जहां पर सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी का ऐलान मुख्यमंत्री की तरफ से किया जा सकता है। हालांकि इस सबके बीच नाराजगी भी सामने आ रही है, तलवारें खिंच रही हैं। पंजाब ने चेतावनी दी है और कहा है कि सिखों को बांटने की साजिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और जी मीडिया संवाददाता जगतार भुल्लर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगतार, ये बताइए पूरा मामला क्या है और बंटवारे की सियासत कहां तक जायज है? राजकुमार जी, मैं बताना चाहूंगा कि काफी हरियाणा के जो सिख है वो चाहते थे कि हरियाणा में एक अलग से श्रोमणी कमेटी बने। हालांकि इस बार जो सेपरेट कमेटी चाहते थे उनके मेंबर नहीं आए। हरियाणा से हर बार 11 मेंबर चुने जाते हैं, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मेंबर बनते, लेकिन उनका एक भी मेंबर नहीं था। लेकिन इसके बावजूद जो हरियाणा कांग्रेस ने अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो में वादा किया था हरियाणा के सिखों के साथ, वो उनको लगभग 9 साल हो गया। और अब जब हरियाणा कांग्रेस की जो हालत पतली है उसको लेके वो हरियाणा के सिख की जो वोट बैंक है, कम से कम वहाँ बताया जा रहा है कि हरियाणा में 20 लाख के ज्यादा वोटर हैं। तो ऐसे में वो ये आपका वादा पूरा करना चाहते हैं और ये अलग कमेटी बनाने की आज उनको वो जो हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो आज घोषणा कर सकते हैं। जगतार, क्या ये टकराव की स्थिति बन रही है? देखिए, पंजाब की स्थिति तो काफी दुर्भाग्यपूर्ण हो सकती है, जैसे वार अकाल तख्त की तरफ से और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की सीधे तौर पे हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चेतावनी दे रहे थे कि जो भी सिखों के मामले में दखल देता वो सिख कौम उनको बर्दाश्त नहीं करती है। क्या करती तो ऐसे में जो पंथ का वो जो सिख इशू है वो खासकर चाहे मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल जाए, वहां पंजाब के डिप्टी CM सुखबीर सिंह बादल वो जो नेशनल केंद्रीय गृह मंत्री है राजनाथ सिंह को मिले थे, उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार को इस मामले में रोका जाए क्योंकि ये सिखों का आपस में मामला और कोई भी पार्टी या कोई भी सरकार इसमें दखल ना दे तो वो अच्छा है। लेकिन आज जैसे ऐलान होगा तो उससे लगता है कि जो पंजाब की जो सियासत और गर्म जाएगी और इसके साथ ही क्योंकि जो बीजेपी है और बीजेपी भी सीधे तौर पे बोल चुकी है कि वो जो हरियाणा के जो सिख चाहते हैं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अलग से चाहते हैं, उनकी डिमांड के साथ वो सहमत नहीं हो। तो ऐसे में जो पंजाब की सियासत में काफी गर्म मुद्दा बन जाएगा और देखने वाली बात है कि जो हुड्डा सरकार चाहती है कि अगर जब हरियाणा की जो इलेक्शन विधानसभा इलेक्शन ड्यू हो तो ऐसे में सिखों का कितना उनको बहुमत मिलता है। तो लेकिन पंजाब की सियासत काफी गर्म चुकी है और आने वाले समय में इसके और भी परिणाम निकल सकते हैं, जैसे सीधे तौर पे श्री अकाल तख्त साहिब द्वारा और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हरियाणा सरकार और कांग्रेस पार्टी को चेतावनी दे रही है। जी शुक्रिया जगतार इस पूरी जानकारी के लिए। तो इस वक्त वहां पर
वोट बैंक की सियासत इस पूरे मामले को लेकर हो रही है, क्योंकि हरियाणा में आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और कांग्रेस की हालत वहां पर पतली है और हो सकता है कि कांग्रेस वहां पर इसी का फायदा लेने की कोशिश करे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।